ठीक है। ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड आइसोमेरिज्म। मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ जो जो लास्ट क्लास में एब्सेंट था उसके लिए। तो देखो, कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है। आइसोमेरिज्म में ये प्रॉपर्टीज की जगह हम बहुत कुछ पुट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज की जगह आई कैन पुट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बिकम्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different spatial arrangement becomes stereoisomers। तो मतलब क्या, हमें प्रॉपर्टीज की जगह पर अगर हम ये डेफिनेशन चेंज कर दें तो बस वो कंपाउंड आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बन जाती है। अब अगर हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और चेन रिंग आइसोमेरिज्म, हम ये सारे के सारे में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी इन सब आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। For example, in chain isomerism, we studied that compounds have same molecular formula but different chains. तो N-pentane, isopentane, neopentane, ये तो बेसिक हमने पहले कर रखा कि 5 की चेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। And these 3 isomers are C5H12 के normal iso-neopentane। 12 नहीं 5 Alright, so normal iso-neopentane C5H12 के आइसोमर्स है। इसमें मैंने एक नेमिंग का ऑर्डर बताया था कि आइसो तब लगता है जब सेकंड कार्बन पे मिथाइल हो, जब सेकंड पे क्या हो, मिथाइल, और नियो तब लगता है जब सेकंड पे 2 मिथाइल हो, देन इट इज नियो। ठीक है। तो ये आइसो और नियो का रूल। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 3, जो हम देख रहे हैं, नॉर्मल आइसो नियो। हेक्सेन के ऐसे बनते हैं 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नॉनेन के 35 एंड डेकेन के 75 आइसोमर्स बनते हैं, जो कि चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। तो इन सब कंपाउंड्स में चेन डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये हमने लास्ट क्लास में किया, जस्ट एक ब्रीफ रिवाइज कर रहे हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स की चेन सेम रहती है, तो दैट मींस अगर मैं एक ही चेन देख रहा हूं, फॉर एग्जांपल N-pentane, तो इसमें कितनी डिफरेंट पोजीशन पे मैं ग्रुप्स लगा सकता हूं। ऐसा हमने हेलोएल्केन में 12th में भी किया था। ठीक है। तो A A B B C, तो A पोजीशन दोनों साइड सेम है, सिमेट्रिक है, B B एंड C। तो यहाँ पे हमारे कितने आइसोमर बन रहे हैं पोजीशन, 1 2 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है। तो अब एक पोजीशन आइसोमेरिज्म का एक सिंपल सा एक क्वेश्चन मुझे बता दो कि हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स, जैसे अभी हमने ये करा कि ये चेन मैंने दे दी है, इस चेन में तुम्हें बताना था कि कितने डिफरेंट पोजीशंस है जहां पे सपोज क्लोरीन या ब्रोमीन या अल्कोहल बन सकता है। तो आइडेंटिफाई हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस आर देयर एंड योर ऑप्शंस आर 2 3 4 5। हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस फॉर वन हैलोजन या वन ग्रुप 2 टेक? यस ऋषि। अच्छा, A A B B C करो, देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज पोजीशन A, क्या इससे सिमिलर कोई पोजीशन है? दिस वन इज सिमिलर। अच्छा ठीक है। A A, दिस इज B, इससे सिमिलर है कोई? B। एंड व्हाट अबाउट दिस पोजीशन, इज दिस सिमिलर टू A B C और D? Similar to A. Similar to A, तो दिस इज A एंड दिस इज आल्सो A। तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? सिर्फ 2 बनेंगे, क्योंकि अगर हम इन A में से किसी भी ग्रुप्स पे लगा दें तो वी हैव one position for the bromo या chloro any position और B position is the second position। तो ये ऐसे हमें आइडेंटिफाई करने होंगे पोजीशन आइसोमर्स, अगर कभी भी हमारे पास आएगा तो we can use this A A B B वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये सब अभी थोड़ा जल्दी चल रहा है। उसके बाद हमने फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म कर लिया था, एल्डिहाइड कीटोन्स में, अल्कोहल फेनोल ईथर्स में, एसिड एस्टर्स में, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, Na। फिर हमने मेटामेरिज्म स्टार्ट किया था। ये सब मैं स्किप करके न्यू टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। एंड दिस न्यू टॉपिक इज टॉटोमेरिज्म। पहले रिंग चेन आइसोमेरिज्म करते हैं। कौन से नंबर पे आ गए हम मेटामेरिज्म के बाद? 5th नंबर पे है। तो वी आर ऑन 5th पोजीशन, 5th आइसोमेरिज्म। यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू है, तो जिसने भी लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, यहाँ से समझ आना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे को पुराना कंसेप्ट चाहिए या लास्ट क्लास छूट गई थी तो नहीं हो पाएगा। अब जो भी मैं कराऊंगा वो सब समझ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर मुझे बताना है। ठीक है। सौम्या, ऋषि, इज दिस क्लियर? जीवांशु, श्रीनाथ, भव्य,
Soumya, can you hear me? So point number 5, that is chain ring isomerism. Very simple है. Chain ring isomerism. Alright. तो चेन रिंग आइसोमेरिज्म इज सिंपल, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था. अगर मैं बात करूं C6H12 की, दैट इज माय साइक्लोहेक्सेन, है ना. तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला किससे सिमिलर होगा? एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से? एल्कीन से. वेरी गुड. एल्केन का फॉर्मूला होगा C6H14 क्योंकि CnH2n+2. एल्कीन का फॉर्मूला होगा C6H12 और एल्काइन का फॉर्मूला होगा C6H10, राइट. तो यहां पर अगर हम बात करें, एल्केन्स आर नॉट आइसोमर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स. एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स आइसोमर्स नहीं होते. आइसोमर्स कौन होते हैं? एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स. They both have similar formula, that is CnH2n. ये सिंपल सी बात थी. अच्छा, अगर मैं बोलूं साइक्लोपेंटीन will be an isomer of पेंटेन, पेंटीन या पेंटाइन? पेंटाइन. ये किसका होगा? मतलब क्या है? एक रिंग इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड. ये चीज समझो. वन रिंग, वन क्लोज रिंग इज इक्वल टू वन डबल बॉन्ड. तो अगर मैं बोलूं वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड, वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? एल्काइन के. तो रिंग में अगर एक डबल बॉन्ड है, वन रिंग प्लस वन पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है. तो एक रिंग और एक पाई किसकी इक्विवेलेंट होगी? वन ट्रिपल बॉन्ड की. सर क्लास के लिए है. हाँ, कौन है? ठीक है, 150. हाँ. सो एक रिंग एक डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट है. तो दो मत करें. एक रिंग एक डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट है. तो एक, अगर मैं बात करूं, एक रिंग में अगर हमारे पास आ जाता है डबल बॉन्ड, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? वन ट्रिपल बॉन्ड के. तो इसका फॉर्मूला एल्काइन से मैच करेगा, एल्कीन से नहीं. इसका फॉर्मूला किससे मैच करेगा? एल्काइन से. और अगर हमारे सपोज कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो उसका फॉर्मूला किससे मैच करेगा? एल्कीन से. एल्कीन से तो कोई भी मैच नहीं करेगा. सर अगर एक बॉन्ड आ जाता है तो मतलब जैसे डबल बॉन्ड है वहां पे, तो उसका एल्काइन से होगा. हाँ, अगर एक डबल बॉन्ड है बीच में, तो वो एल्काइन से आइसोमर होगा. मतलब दैट मींस C, इसका फॉर्मूला एल्काइन का 5 में क्या होगा? C5H10-2, है ना. तो दैट इज C5H8. तो इसका फॉर्मूला भी वही आएगा, C5H8. ऑन द अदर हैंड, जब सारे स्ट्रेट चेन होगा C4H8 और एल्कीन का भी फॉर्मूला C4H8. कौन किसका आइसोमर होता है, ये बात क्लियर है. इसी के बेसिस पे तुम और क्वेश्चंस को आगे ले जा सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एल्कीन में दो डबल बॉन्ड आ जाते, तो वो कितने, तुम उसको पाई बॉन्ड से काउंट करके ले जा सकते थे. फॉर एग्जांपल, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून. यस, तनीषा कुछ कह रहे थे? हाँ, वो फंक्शनल ग्रुप में कराया था, बस उसी को रिपीट कर रहा हूँ. वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है वैसे. हाँ हाँ. तो जब हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं और एल्काइन में लिखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है वैसे.
क्योंकि एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होते हैं, ईन और आइन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पर मैं एक क्वेश्चन के फॉर्मेट को एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ अगर सपोज एक रिंग में दो डबल बॉन्ड आ जाए तो तुम्हें क्या काउंट करना है, तुम्हें ये सोचना है कि एक रिंग होती तो वो किसके इक्विवेलेंट होती, वो होती C6H12 की। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जिया कि अगर हमारी रिंग आती है तो वो एल्कीन का आइसोमर होती है, तो दैट मींस अगर 6 कार्बन की रिंग है तो वो उसका फार्मूला CnH2n रहेगा जस्ट लाइक एल्कीन। अब इसमें हमने कितने पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए, तो एक इसमें एक और ये दो पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए, तो हमारा जो इक्विवेलेंट कंपाउंड होगा उसके अंदर एक तो डबल बॉन्ड होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिंग, एक पाई बॉन्ड किसकी वजह से होगा, रिंग की वजह से, प्लस 2 पाई बॉन्ड और होने चाहिए। समझ में आई बात। अब वो चाहे कैसे भी करो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ले लो, तो इसमें 2 पाई और 1 पाई आ जाएगा। कंसेप्ट समझो, किस किस को आज नहीं आना समझ रही है, आ रहा है समझ, ठीक है। तुम तो अभी बीच में आए हो, मैं दोबारा समझा। देखो लुक, व्हाट आई एम सेइंग इज यू नो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, राइट। अच्छा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा 1 पाई, ठीक है। अगर हम बोले साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, साइक्लिक कंपाउंड्स का अगर इक्विवेलेंट या आइसोमर ढूंढ रहे हैं, हम साइक्लिक का आइसोमर ढूंढ रहे हैं, तो एक साइकिल इक्विवेलेंट होती है टू 1 पाई बॉन्ड। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड एक साइकिल का। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सपोज साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन के आइसोमर में 3 कार्बन होने चाहिए और 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए, so that means that will be propene। क्यों? क्योंकि एक साइकिल, वन साइकिल इज एन इक्विवेलेंट ऑफ 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। एक साइकिल एक पाई बॉन्ड का इक्विवेलेंट है, ये वाली बात समझ में। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, इसका आएगा C3H6 और इसमें भी H कंप्लीट करोगे इट विल कम C3H6, ये वाली बात समझ में। अब सपोज मैं बोलूं कि आई हैव साइक्लोब्यूटा 1,4 डाइईन यानी 2 ईन, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए इसके आइसोमर में, मैं ये पूछूं। अगर इसका आइसोमर देखें और वो भी स्ट्रेट चेन में, तो इसके कितने पाई बॉन्ड्स होने चाहिए उसमें, 3, क्योंकि एक रिंग से आएगा, एक रिंग की वजह से पाई और 2 पाई ऑलरेडी थे, प्लस 2 पाई बॉन्ड्स, तो इसके आइसोमर में 3 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। अब वो 3 पाई बॉन्ड्स है ट्रिपल को यूज करके बनाओ या फिर डबल को यूज करके बनाओ। तो ये वाली बात समझ में आई, यस और नो? ऋषि, इज दिस क्लियर? सौम्या, अच्छा, आज का जो न्यू टॉपिक हम करने जा रहे हैं, एक तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो भी मैंने बताया, इस अब न्यू टॉपिक शुरू होती है, यहां से नोट करना, ठीक है। दिस इज आवर 6th टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म में, दैट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म टर्म 2 में भी आया है, कहां पे आया है? इनऑल टॉटोमेरिज्म टर्म 2 में किसी प्रिपरेशन में एल्डिहाइड की विब्रेशन में, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की विब्रेशन में, जी याद है? नहीं है। अच्छा देखो, हम जानते हैं कि एक एग्जांपल देता हूं जो टर्म 2 का एग्जांपल है। तो टर्म 2 में वाली प्रिपरेशन है एल्डिहाइड कीटोन की, उसमें से एक प्रिपरेशन है अगर हम प्रोपाइन में पानी डाल दें, ठीक है, प्रोपाइन में अगर मैं पानी डाल दूं H2 in the presence of H+, that means एल्काइंस को जब हम हाइड्रेट करते हैं H+ and Hg2+, मर्क्यूरिक सल्फेट या H2SO4 के प्रेजेंस में, तो पहले मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या देखते हैं, A और B मेक रिच रिचर। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, मेक रिच रिचर। तो मेक रिच रिचर का मतलब है अमीर को और अमीर बनाए, और अमीर बनने की जो अपॉर्चुनिटी होती है उन्हीं के पास होती है जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो वो 2 कार्बन जिन्हें हमें
जज करना है कि कौन ज्यादा अमीर है। और यहाँ पे पैसा क्या होता है? पैसा होता है हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा अमीर है, ए और बी? हाइड्रोजन की टर्म्स में ए ज्यादा अमीर है। और अमीर को और अमीर बनाना है तो हमारा H इसी के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH एंड CH3, राइट। तो इस इन ऑल स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रॉप। 1 पे इन है इसका, प्रॉप इन, और 2 पे ऑल है, प्रॉप इन 2 ऑल। तो इस स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं रहती। इससे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है जिसमें ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और इक्विलिब्रियम में एक ही साइड ये वाली डायरेक्शन में चला जाता है। वैसे मेजर हमारा इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट टाइप है। H जो है वो किसके पास से आ जाएगा, CH के पास, और डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर, है ना। ये टर्म टू की रिएक्शन अब याद आई, CH3 CO CH3। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स में। थर्ड मेथड है हाइड्रोकार्बन वाले में, ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन के बाद आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइल, ओजोनोलाइसिस के साथ है। तो इसमें होता क्या है टॉटोमेरिज्म में, ये टॉटोमेरिज्म है क्योंकि कीटोन इज इन इक्विलिब्रियम में प्रोपीन टू ऑल। ये जो फिनोमेना है इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो व्हाट एक्चुअली इज टॉटोमेरिज्म? यहाँ पर दो फॉर्म्स एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पॉसिबल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था क्योंकि H बस एक जगह से दूसरी साइड पे है, बस यही हुआ है। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड बोथ ऑफ देम हैव अ स्टेबल स्ट्रक्चर। अगर वो किसी कंडीशन में हो सकता है एक ज्यादा स्टेबल हो और दूसरे कंडीशन में हो सकता है दूसरा ज्यादा स्टेबल हो। तो ये क्या है टॉटोमेरिज्म। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो बिकॉज़ ये एनसीईआरटी में नहीं थी, पर इनके टर्म्स गिवन थे 11th में भी और 12th में भी। तो टॉटोमेरिज्म इज द फिनोमेना, लिखें, इट इज द फिनोमेना in which a substance exists in two interconvertible states, two interconvertible structures लिखेंगे। Structures leading to a dynamic equilibrium, हम ये कह रहे हैं कि ये एक वो फिनोमेना है जिसमें एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनके बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट मींस दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं हमेशा, पर एक दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि जितना वो आगे जा रहा है उतना ही वो पीछे आ रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा टॉटोमेरिज्म है। तो ये अलग टाइप का आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि डायनामिक है। इससे पहले वाले जो आइसोमेरिज्म थे क्या वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते थे? नहीं। ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं टॉटोमेरिज्म के, दैट विल टॉक अबाउट, बट ये नोट कर लिया सबने। तो ऋषि, सौम्या नोट कर लिया? Yes, sir. सौम्या, इन तुम्हें इंटरैक्ट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, ठीक है? अच्छा, टॉटोमेरिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। और सबसे पहला, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? इट इज टॉटोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। One is dyad system
and the other is triad system. ठीक है, tautomerism is of two types. First is dyad system, and second is triad system. ठीक है, सिंपल सा है इसका, कोई मैं ज़्यादा टफ चीज़ें तो मैं कराना ही नहीं चाह रहा. मेरा मेन फोकस है कि हम पहले एक बार गो थ्रू कर लें जो इजी पार्ट्स हैं, जो ज़्यादा स्कोरिंग है, जो ज़्यादा आने के चांसेस हैं. ठीक है, अगर हम सब चीज़ों में डील कर जाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो हमारा फोकस होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स आने वाले हैं पहले उनको कवर कर लें. और जब तुम उस पर एक बार कॉन्फिडेंट हो गए हो कि तुमने एक महीना बच गया तुम्हारे पास और तुमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए, फिर हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे. ठीक है, तो डायड सिस्टम में द हाइड्रोजन shifts between two adjacent atoms. टू एडजेसेंट एटम्स के बीच में शिफ्ट होता है, मतलब दो पड़ोसी के बीच में हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होता है. फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हमने हैलोएल्केन्स में किया था क्लास 12 में. दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक नाइट्रो एल्केन्स और एक होता है एल्काइल नाइट्राइड्स. तो नाइट्राइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स दो अलग चीजें होती हैं, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इसका आइसोमेरिज्म का, नाइट्राइड्स और नाइट्रो के बीच में ही एक सिंपल सा डिफरेंस हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. चलो पहले एक सिंपल ये है साइनाइड्स और वो साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड, इससे भी सिंपल है. ये हमने कोऑर्डिनेशन में टर्म 2 में पढ़ा है ना. तो H जो है C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ लग पाता है और SiH N से भी जुड़ पाता है. तो इसमें जो H है वो एक कार्बन से हटकर दूसरे कार्बन पे लग रहा है. ठीक है, तो ये एडजेसेंट एटम्स पे, एक एटम से हटकर दूसरा एडजेसेंट एटम पे लग रहा है. एक H इस पे C पे भी लग सकता है, ये H H पे भी लग सकता है. तो ये एक टॉटोमेरिज्म का ही एग्जांपल हुआ क्योंकि दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में. और ये डायड सिस्टम क्यों है? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन्स हैं. जिया, खुशी, श्रीनाथ, जीवांशु, क्लियर है? तनीषा, अच्छा. नेक्स्ट ट्रायड सिस्टम में क्या है? लिखेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट्स फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एटम. हाइड्रोजन शिफ्ट्स फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एटम. फर्स्ट से थर्ड एटम के बीच में शिफ्ट होता है, तो दैट इज अ ट्रायड सिस्टम. ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल सबसे अच्छा जो भी हमने देखा था दैट वाज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. और वो हमारा सबसे डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है क्योंकि ये हमारा कोर्स में ज्यादा है. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पे ही क्वेश्चन आता है. जो भी हमने किया था दैट वाज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. इसके अंदर तुम चेक करो जो हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म किया था, इसमें शिफ्टिंग कितने कार्बन, कौन से एटम से कौन से एटम पे हो रही थी. अगर मैं ऑक्सीजन पहला एटम था, फिर दूसरा क्या था कार्बन और तीसरा क्या था कार्बन. ये तो इसमें जो शिफ्टिंग हुई है वो फर्स्ट और थर्ड के बीच में हुई है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में. तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? ट्रायड सिस्टम. ठीक है, समझ में आई बात. तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पे फोकस ज्यादा करना है क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा कोर्स में है और कुछ नहीं, हमेशा इसी से क्वेश्चन आता है कीटो इनॉल से. ठीक है, नेक्स्ट. तो कीटो इनॉल को डिटेल में करते हैं. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एक टॉटोमेरिज्म, एक रिएक्शन अगेन जो टर्म 2 की रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन. इसमें पानी डाल के लिखाओ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था
H2O in the presence of, I could write it as HgSO4 and H2SO4. ठीक है, इसमें वाटर डाल के दिखाओ, क्या इसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा या नहीं लगेगा? सर लगेगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ। दोनों साइड से। दैट मींस हाँ, सिमेट्रिक एल्कीन्स में, एल्काइंस में कोई फर्क पड़ता नहीं, ये सिमेट्रिक है, तो कहीं पे भी H डाल दो, कहीं पे भी OH, और उसके बाद कीटोइनॉल करो, वाटर ऐड करना मैंने। पानी डालना, ठीक है, इसे OH और प्रोड्यूस करेगा, इसे OH। यस, तो अब मैंने जब इसमें वाटर डाला, व्हाट डू आई गेट? फर्स्ट आई गेट एक साइड पे H ऐड कर दिया तो ये CH2 हो गया, डबल को ट्रिपल को डबल कर दिया क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और H2 पाने के लिए हमें क्या खोना पड़ता है? एक ट्रिपल को डबल करना पड़ता है, और इधर आ जाएगा H के ऊपर OH। अब आगे ये इनॉल ऑटोमेरिज्म है, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि इन और ऑल जब सेम कार्बन पे हो, इन और ऑल जब सेम कार्बन पे हो, दैट इज इनॉल ऑटोमेरिज्म की कंडीशन यहाँ पे। तो H will go to this and double bond will shift towards O, तो बनेगा क्या? CH3 C double bond O and H, तो हमारा बनेगा इथेनॉल। तो इथेनॉल will be in tautomerism with ethanol, राइट? अच्छा, अब हम टॉटोमेरिज्म, ये तो रिएक्शंस हमने समझी, अब हम टॉटोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सा टॉटोमर ज्यादा स्टेबल होता है। दैट मींस इथे यहाँ पे इथेनॉल ज्यादा स्टेबल है या इथेनॉल ज्यादा स्टेबल है, और क्यों ज्यादा स्टेबल? तो दैट इज टॉटोमेरिज्म के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ज्यादा परसेंटेज में इथेनॉल स्टेबल होता है, मतलब ग्रेटर देन 99.9% ये बनता है, और बहुत ही कम, वेरी लेस मिनिमम परसेंटेज में इथेनॉल में रहता है। तो दैट मींस यहाँ पे इथेनॉल कभी भी इथेनॉल में आसानी से नहीं जाता, ठीक है? इथेनॉल इज मोर स्टेबल देन इथेनॉल। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? और इस रिएक्शन को हमने नाम भी दे रखा है इनोलाइजेशन। क्या दे रखा है? इनोलाइजेशन। व्हाट इज इनोलाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ अ कीटो फॉर्म इनटू एन इनॉल फॉर्म। तो इसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, जो इथेनॉल यहाँ पे बना है, क्योंकि सिर्फ एक एल्डिहाइड है जो यहाँ पे रहता है, इसमें कीटोनॉल, इथेनॉल में इस बाकी सारे के सारे कीटोन्स ही हैं। तो ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। ये क्या है? इनॉल फॉर्म। तो हम ये बोल रहे हैं when a keto form converts into its enol form, this reaction is called enolization। अगर enolization होगी तो ये तभी हो सकती है जब इनॉल फॉर्म थोड़ा बहुत तो स्टेबल हो। क्या मैं बोलूं इथेनॉल में इनोलाइजेशन होगी या नहीं होगी? क्या कीटो फॉर्म इसका इसके इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? नहीं। तो इसमें इनोलाइजेशन नहीं होगी भव्य, ठीक है? तो किस में इनोलाइजेशन हो सकती है और कब इनोलाइजेशन ज्यादा हो जाती है उसकी बात करते हैं। तो यहां तक समझ आया ऋषि, सौम्या? यस। ठीक है। तो इनोलाइजेशन के कुछ स्टेबिलिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है? उन पैरामीटर्स को
तुम डिटेल में पढ़ना चाहो तो उसकी कोई लिंक वो नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म को पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म, ठीक है। इनॉल फॉर्म को स्टेबिलिटी तब मिल सकती है जब उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने। जब उसमें क्या बने? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज कर सकता है इनॉल फॉर्म को भी और कीटो फॉर्म को भी इनफैक्ट। तो हमें देखना पड़ेगा जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरा है अगर कोई एरोमेटिक नेचर का हो, एरोमेटिक माने जो हकल रूल फॉलो करे। एरोमेटिक नेचर माने जैसे बेंजीन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हकल रूल फॉलो करते हैं। ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, थोड़ी देर में करेंगे, हकल रूल पे आएंगे जब हम हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अभी हम जीओसी कर रहे हैं। तो अब जो हकल रूल फॉलो करते हैं, इसकी एक शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। एक प्लैनरिटी, एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। ये 3 चीजें समझाऊंगा बाद में हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर दूसरा घुसाना गलत होता है ना। तो अगर कोई एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड बन रहा हो, चाहे वो इनॉल हो या कीटो फॉर्म हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और थर्ड हमारा है कॉन्जुगेटेड डाइन्स बन सकते हैं, यानी कि रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स माने जिनमें रेजोनेंस की कोई कंडीशन फॉलो हो रही हो। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद नेगेटिव चार्ज। यानी कि इन 3 कंडीशन में से भी कोई फॉलो हो रही हो तो भी वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशंस को या तो तुम पूरा समझो, पर ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब है कि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ मेन चीजों पे फोकस करके जाना है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आएगा, एरोमेटिक नेचर भी आगे आएगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स भी हम करेंगे रेजोनेंस में। तो अभी इनको डिटेल में घुसने की बजाय हम इन तीनों की समरी में दे देता हूं, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आई बात? हम इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करके कैसे हमने पता लगाया कि कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स बनाने, कौन से इन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, वो सब कुछ हमने कर लिया और हमने एक ऑर्डर दिया है जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा डायरेक्ट, विदाउट थिंकिंग कि इसमें कौन सा पॉइंट लग रहा है और कितना लग रहा है। तो एक समरी है फाइनल इसकी, और वो समरी क्या है उस पे आता है। हेलो हाँ, अभी ऑलमोस्ट चल रही है। हाँ ठीक है। अच्छा तो देखो, हम स्टेबिलिटी किसकी देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलाइजेशन की, मतलब इनोलाइजेशन का ऑर्डर देख रहे हैं। अच्छा, इनोलाइजेशन अगर होगा तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या इनॉल फॉर्म? इनॉल फॉर्म, क्योंकि कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होता है, इसे बोलते हैं इनोलाइजेशन। तो इनोलाइजेशन का एक ऑर्डर है और वो सिंपल ऑर्डर है कि एल्डिहाइड्स में, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड में, अच्छा इथेनॉल में क्या इनोलाइजेशन होता था? नहीं होता था, क्योंकि वो कीटो फॉर्म में रहता है, ठीक है। एल्डिहाइड, सिंपल सा एल्डिहाइड CH3 CHO में इनोलाइजेशन बहुत कम, ना के बराबर 0.00001 होता है। इससे ज्यादा इनोलाइजेशन हो सकता है कीटोन्स में, फॉर एग्जांपल हमारा प्रोपेनॉन, उनमें इनोलाइजेशन से भी थोड़ा सा होता है, अभी भी 0.00001% ही होता है। यानी प्रोपेनॉन अपने इनॉल फॉर्म में नहीं जाएगा आसानी से, और प्रोपाइन, अभी इन दोनों का इनॉल फॉर्म हमने देखा था, पीछे रिएक्शन में किया था ना। इसका था इथेनॉल, है ना, इसका इनॉल क्या था?
ये इथेनॉल, और इसका क्या था? इसका था प्रोपिनॉल। क्या था? प्रोपिनॉल। प्रोपीन 2 ऑल, याद आ रहा है? तो हम क्या कह रहे हैं, एल्डिहाइड्स, अच्छा इथेनॉल और प्रोपिनॉल में से अगर मैं कंपेयर करना चाहूं, फिर भी इथेनॉल में कौन ज्यादा मिलेगा? प्रोपिनॉल ज्यादा मिलेगा, प्रोपीन 2 ऑल। ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ आ रहा है पक्का जीवांशु? दोबारा बताओ। हम इनोलाइजेशन का ऑर्डर देख रहे हैं। इनोलाइजेशन क्या था? इनोलाइजेशन में हमने बोला था कि एक कीटो फॉर्म किसमें कन्वर्ट होता है? इनॉल फॉर्म। दैट मींस कीटोन और एल्डिहाइड की बजाय वो डबल बॉन्ड और OH में जाना प्रेफर करें। तो हमने बोला है कि एल्डिहाइड भाविक एल्डिहाइड्स, यानी कि जैसे इथेनॉल एक एल्डिहाइड है, वो कभी भी इनॉल फॉर्म में नहीं जाता, बहुत कम जाता है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन फिर भी थोड़ा सा एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज्यादा इनॉल में जाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में? ये तो दो है। अब हमने बहुत सारे नहीं देखे, उनकी बात करते हैं। अब कैसे हम इनकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक CN, फिनाइल ऐसे ग्रुप्स लगे हो, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप्स स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें अगर कीटोन के बाद वी कैन हैव बीटा कीटोन एस्टर्स। बीटा कीटोन एस्टर्स, इसका मतलब क्या है? एसिड वाले कंपाउंड में हमने एस्टर्स पढ़े हैं। एसिड वाले चैप्टर में जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड किया तो एस्टर पढ़ा है। एस्टर होता है RCOOR डैश, राइट? ये एस्टर है। अच्छा, अगर एस्टर का ग्रुप जैसे COOR डैश लगा है, इस जिस कार्बन से लगा है, क्योंकि ये मेन ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। ये क्या हो गया? अल्फा के साथ पड़ोसी क्या होता है? बीटा। बीटा वाला कार्बन ही कीटोन हो, बीटा वाला कार्बन ही क्या हो? कीटोन। तो ये एस्टर कैसा कहलाएगा? ये है तो एस्टर, पर बीटा पे कीटोन होने की वजह से ये है बीटा कीटो एस्टर। क्या है ये? बीटा कीटो एस्टर। तो बीटा कीटो एस्टर में हमने देखा है कि स्टेबिलिटी ज्यादा है। बीटा कीटो एस्टर का एग्जांपल हम बना लेंगे CH3CO, CH2COO, CH3। दिस इज अ बीटा कीटो एस्टर। इसकी स्टेबिलिटी एल्डिहाइड कीटोन्स और एस्टर से भी ज्यादा, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा। अच्छा, बीटा कीटो एस्टर्स पर अगर हम फिनाइल ग्रुप लगा दें तो और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बीटा कीटो एस्टर विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक फिनाइल ग्रुप। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। इस पोजीशन पे अगर मैं एक CH3 की जगह फिनाइल ग्रुप लगाऊं तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वो और इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो अगर मैं यहाँ पे फिनाइल लगा दूं C6H5 CO CH2 COO R डैश, अभी भी ये बीटा के अल्फा, ये कार्बन, ये बीटा, बीटा पे कीटोन है, पर C6H5 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनाइल ग्रुप और स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है इनॉल की। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, बीटा कीटो एस्टर के बाद डायल्स की स्टेबिलिटी, अगर दो एल्डिहाइड्स आ रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा हो जाती है। दो एल्डिहाइड का एग्जांपल बना लेते हैं। तो दो एल्डिहाइड का एग्जांपल है CHO CH2 CH2 CH2। मतलब अगर किसी कंपाउंड में दो एस्टर्स हैं, दो एल्डिहाइड्स हैं, तो उसका भी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है। डायल्स के बाद ये ऑर्डर कंटिन्यू, और हम एक कीटोन ग्रुप लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये याद करना आसान है,
एल्डिहाइड से ज्यादा इनोलाइजेशन किसमें होती है? कीटोन में। अच्छा अगर दो एल्डिहाइड आ जाए तो इनसे ज्यादा होगा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, मतलब एक एल्डिहाइड की इनोलाइजेशन कीटोन से ज्यादा है, सॉरी कीटोन की एक कीटोन की एल्डिहाइड से ज्यादा होती है, तो दो एल्डिहाइड से ज्यादा होगा एक एल्डिहाइड की जगह एक कीटोन लगा दें। समझ में बात? यानी एक CHO को क्या बना दूं? कीटोन। और उससे ज्यादा होगा जब दो कीटोन लगा दूंगा, उससे ज्यादा क्या होगा? जब दो कीटोन लगा दूंगा। तो सर इसमें कीटोन जो और एल्डिहाइड जो हाँ, तो कीटो एल्डिहाइड्स की दो डायल से ज्यादा होती है। कीटो एल्डिहाइड्स की तो कीटो एल्डिहाइड बनाना है तो एक साइड CHO रख दो, CHO, then we have CH2, CO, CH। हमने क्या किया है कि हमने एक एल्डिहाइड और थर्ड कार्बन पे कीटोन है, ठीक है, तो एक एल्डिहाइड की जगह एक कीटोन को रिप्लेस किया तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई। और इससे ज्यादा क्या होगा? डाइकीटोन्स। इससे ज्यादा क्या होगा? डाइकीटोन। डाइकीटोन तुम खुद बना सकते हो, 4 कार्बन में ही बनाना है हमें, तो CH3 सेकेंड पोजीशन पे कीटोन, फिर हमारा आ जाएगा हाँ CH2, ये 5 में ही बनेगा क्योंकि दो पोजीशंस ऑल्टरनेट चल रही है। क्योंकि ऑल्टरनेट क्यों चल रही है अगर तुम मुझसे पूछो, ये पोजीशंस ऐसे ऑल्टरनेट चल रही हैं क्योंकि जब ये ऑल्टरनेट होगा तो इनकी रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जैसी कंडीशंस पैदा होंगी जो कि रेजोनेंस को लाती है। किसको लाती है? रेजोनेंस को। तो कीटोन्स एक छोड़कर एक आएगा, ठीक है। तो डाइकीटोन्स में जब दो कीटोन्स, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कीटोन 3 कार्बन 2 कार्बन दूर हो, 4 कार्बन दूर हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम एक छोड़ के एक की बात कर रहे हैं कीटोन्स में। तो डाइकीटोन्स की ज्यादा होती है। अच्छा डाइकीटोन पे अगर मैं सपोज फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो उसकी ज्यादा होगी या कम? डाइकीटोन पे फिनाइल लगा दूं तो ज्यादा हो जाएगी। तो डाइकीटोन ही ले रहे हैं और सपोज एक साइड पे फिनाइल लगा दिया और दूसरी साइड पे मिथाइल है, इससे ज्यादा। अच्छा एक फिनाइल लगाया, अब मैं 2 फिनाइल भी लगा सकता हूं इससे नेक्स्ट में। सर ये क्या है? ये फिनाइल है और वो डाइकीटोन है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं इनोलाइजेशन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो फिर से एक और फिनाइल ग्रुप इसकी जगह लगा सकता हूं मैं, तो डाइफिनाइल ग्रुप्स बन जाएंगे यहाँ पे C6H5 CO CH2 CO CH। अच्छा और सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन होती है फिनोल्स, लास्ट फिनोल्स। ये सब एक प्रोग्रेसिव ऑर्डर है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो अपने दिमाग से, ठीक है। एक एल्डिहाइड से ज्यादा किसकी होती है इनोलाइजेशन? एक कीटोन, ठीक है। अच्छा फिर कीटो एस्टर्स की होती है और कीटो एस्टर्स में जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं फिनाइल या CN, वो और स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा फिर डायल से ज्यादा, हाँ इसमें आप इसे एक ही लगा देंगे। इसमें 2 लगेंगे, C6H5 और C6H5, 2 फिनाइल ग्रुप लगा दिए इन डाइकीटोन, तो इसकी इनोलाइजेशन उनसे भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सर डाइफिनाइल से पहले हमारा उसमें एक मिथाइल है और एक साइड पे फिनाइल है। हाँ एरिया सबसे कम स्टेबल तो एरिया में रहता है, तो इनॉल में जाता है। कीटोन्स जो है कीटोन ये वाला इनॉल में जाता है। से एग्जांपल देखो, फिनोल्स के एग्जांपल देखो,
अच्छा तुम सोचो क्या ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका 1/3 पोजीशन तुम्हें सोचनी है। तो ये अगर 1 पोजीशन है, ये 2 और ये 3 है ना। अगर ये H किस पे चला जाए, O पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा उल्टा होगा, H इधर जाएगा तो हाँ इन वापस आ जाएगा, इन इधर आएगा, H इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल डबल डबल, राइट। तो ये क्या बन गया, फिनॉल। तो डू यू थिंक फिनॉल ज्यादा स्टेबल है या इसका कीटोइनॉल फॉर्म या इसका कीटो फॉर्म? फिनॉल ज्यादा स्टेबल है। फिनॉल के नाम में भी कभी तुमने सोचा कि इनॉल है ना, पर ये कभी भी कीटोन में नहीं जाता अपने कीटोन में। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। ये कैसा है, एरोमेटिक माने ये हल्का रूट फॉलो करता है, ये प्लेनैरिटी पे भी फॉलो हो रहा है, इसका 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल है, और ये सारी कंडीशंस फॉलो करता है स्टेबिलिटी की। रेजोनेंस भी है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन वाली कंडीशंस। तो सबसे ज्यादा कौन इनॉल फॉर्म में रहेंगे, फिनॉल, ठीक है। और सबसे कम कौन रहेंगे, एल्डिहाइड्स, ठीक है। और कीटोन्स ऐसे ऐसे प्रोग्रेसिव ऑर्डर है जो कि याद किया जा सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो अभी तक हमने आइसोमेरिज्म किया उसी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट रह गया तो लिख लो। फिर आज ऑटोमेरिज्म में कीटोइनॉल मीन होता है ना। तो कंडीशन फॉर कीटोइनॉल ऑटोमेरिज्म, कंडीशंस क्या होनी चाहिए कीटोइनॉल ऑटोमेरिज्म में। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनॉल ऑटोमेरिज्म, तो एक तो इट शुड हैव एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए, it should have acidic alpha hydrogen and दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, लाइक हम पहले ही कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एग्जांपल साइनाइन, एग्जांपल फिनाइन, ठीक है। फिनाइन जैसे ग्रुप्स और एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन ये बस हमें कंफ्यूज कर रहा है। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन तो एक प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की, किसकी, है ना। एल्डिहाइड्स और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, वो एल्डोल कंडेंसेशन किस वजह से होती है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कह रहे हैं इनॉल ऑटोमेरिज्म की दो कंडीशंस है, एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, उसकी जगह वो हमें सिंपली ये भी बोल सकता था कि वो क्या होना चाहिए कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, है ना। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि जैसे अगर सपोज CHO ग्रुप है हमारे पास, तो इसके अगला वाला जो H कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, क्योंकि ग्रुप जिस पे लगा होता है दैट इज अल्फा। अल्फा का जो H होता है वो एसिडिक हो जाता है खुद ही, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के जाता है, ये इसके ऊपर जाता है। ये हमारा NCERT में पूरा इसका स्ट्रक्चर है कि ये एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन क्यों है, ये एल्डिहाइड कीटोन का एक पूरा टॉपिक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए फॉर इनॉल ऑटोमेरिज्म, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इनॉल ऑटोमेरिज्म ज्यादा देखने को मिलता है, ये दो चीजें याद रखनी है। अच्छा किसमें इनॉल ऑटोमेरिज्म नहीं होता, ठीक है, और किसमें बहुत ज्यादा होता है। एक दो एक्सेप्शंस और हैं, वो एक्सेप्शंस देखो। ये है साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोन में जो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या ज्यादा होती है, रिपल्शन। दोनों कार्बोनाइल ग्रुप बहुत पास है, तो ये रिपल्शंस को कम करने के लिए अपने एक कार्बोनाइल ग्रुप को इनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तुम सोचो, तो एक साइड पे इसका OH आ जाता है विद मल्टीपल बॉन्ड, और एक साइड पे डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये स्टेबलाइज होता है विद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक ही कार्बन, एक ही कंपाउंड के अंदर क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये स्टेबल हो जाता है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको भी दिखाना चाहिए। ये भी डाइकीटोन है, जस्ट लाइक ऊपर वाला आया ना। देखो ये है तो डाइकीटोन, कितने कीटोन ग्रुप है इसमें? 2, और दोनों सब्सिक्वेंट कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे। जैसे ऊपर था 1 और 2 पोजीशन पे कीटोन था तो वो इनॉल में कन्वर्ट हो गया था, एक क्योंकि रिपल्शन ज्यादा थी, है ना। पर ये डज नॉट शो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इट डज नॉट शो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्यों? ये अपनी कंडीशन को कैसे या फिर अपनी रिपल्शन को कैसे स्टेबलाइज करता है? CH3 ये क्योंकि कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड जो होता है वो घूम सकता है, वो क्या कर सकता है? घूम सकता है। तो घूमने की वजह से स्टेबिलिटी, इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाती है? कम। इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाती है? कम। तो ये रिपल्शन कम करने के लिए इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो एक बार तुम अगर ध्यान से सोचो तो तुम बोलोगे ये डाइकीटोन है, ये डाइकीटोन है तो डाइकीटोन को तो अच्छी इनॉलाइजेशन दिखानी चाहिए, हाँ या ना। पर तुम ध्यान दो, मैंने तब भी तुम्हें बताया था कि डाइकीटोन्स तब काम आते हैं जब वो एक कार्बन का बीच में क्या हो? गैप हो, ठीक है। और जब एक कार्बन का गैप ना हो तो वो इनॉलाइजेशन में नहीं जाते। एक्सेप्शन दिस, ये एक्सेप्शन है जो इनॉलाइजेशन में जा रहा है जबकि इसके दोनों कार्बोनाइल क्या है? एक के साथ एक, ठीक है, फिर भी जा रहा है। तो दिस इज वन एक्सेप्शन और दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन जो इसकी एक्सेप्शन है। इसे भी जाना चाहिए था, भाई ये नहीं जाता क्योंकि ये रोटेट करके अपनी पोलैरिटी, अपने जो रिपल्शंस है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। तो आज की बस क्लास को समराइज करते हैं, फिर मैं इसकी क्वेश्चन तुम्हें भेजूंगा। तो टॉटोमेरिज्म पे फोकस करते हुए मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, अच्छा, it is the only type of dynamic isomerism। ये अकेला टॉटोमेरिज्म कैसा है? It is the only dynamic isomerism। Why is it dynamic isomerism? क्योंकि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और कोई आइसोमेरिज्म जो है चेन वाला, एक चेन, क्या 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन में कन्वर्ट हो सकता है? क्या 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। पर टॉटोमर्स जो होते हैं ये डायनामिक होते हैं, दैट मींस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरी बात, टॉटोमेरिज्म के 2 सिस्टम हमने पढ़े, पहला क्या था? डायड, और दूसरा क्या था? ट्रायड। डायड और ट्रायड में डिफरेंस क्या था? डायड सिस्टम में 1 और 2 के बीच में हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है और ट्रायड में 1 और 3 के बीच में शिफ्टिंग होती है। और अगर ये 1 और 2, अच्छा, अगर मैं बोलूं इनॉल टॉटोमेरिज्म किसका टाइप है? डायड का या ट्रायड का? ट्रायड का। इनॉल टॉटोमेरिज्म किसका टाइप है? ट्रायड का, क्योंकि इसमें एक कार्बन को छोड़ने के बाद आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है, टॉटोमेरिज्म देखने को मिल रही है। इनॉल टॉटोमेरिज्म की 2 कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इनॉल टॉटोमेरिज्म की 2 कंडीशंस है, एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कौन ज्यादा दिखाते हैं टॉटोमेरिज्म? कीटोन्स थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन्स के बाद बीटा कीटो एस्टर कौन दिखाते हैं? बीटा कीटो एस्टर। और उनके ऊपर जब फिनाइल ग्रुप लगते हैं तो और ज्यादा देखने को मिलता है। और उससे ज्यादा होते हैं डायल्स, उससे ज्यादा क्या होते हैं? डायल से ज्यादा कीटो एल्डिहाइड्स, कीटो एल्डिहाइड से ज्यादा डाइकीटोन से ज्यादा, सबसे ज्यादा इनॉलाइजेशन कौन दिखाता है? क्योंकि वो एरोमेटिक सिस्टम में आ जाता है। समझ में आया? तो टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे? ठीक है, ऋषि, सौम्या, क्लियर है? यस ठीक है, यस और एक मैं इसकी क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस करना है सिर्फ टॉटोमेरिज्म। आप एनसीईआरटी में डायरेक्शन हाँ,
तो मैं